लड़के और लड़कियां यहीं जंगल में सैर के लिए आते थे। इसका मकसद तलबा को मुख्तलिफ किस्म की सहूलियत फराहम करना था, दरख्तों और पौधों के बारे में बताना था। मैं समझाना चाहता था कि इस ग्रुप के लमीरा का नाम हमारी यूनिवर्सिटी का रबी है। हम डर गए। मेरे साथ बहुत से तलबा थे जिनमें से कुछ मेरे जूनियर भी थे। हमारे उस्ताद भी हर चीज़ में बहुत अच्छे थे। हम 3 दिन के इस सफ़र की मंसूबा बंदी कर रहे थे। आज इन 2 दिनों का तीसरा और आखिरी दिन था। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए सब खुश थे और तलबा भी बहुत थे। मैं भी इससे बहुत लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। राहत थी क्योंकि हमारे तलबा ज़्यादातर थे जिनकी उम्रें 18 से 25 साल के दरमियान थीं और सभी वो बहुत ज़हीन था, उसीलिए ज़्यादा निगरानी थी। मुझे ये किसी के लिए नहीं करना पड़ा, फिर भी मैं हर चीज़ पर बार बार नज़र रखे हुए थे। वो वक्त जब तमाम लड़कियां अपनी अपनी बसों में पहुंच गईं, मुझे अंदर बिठाया गया और यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ा। जब इसे रवाना किया गया तो एक आखिरी बस बाकी थी। इसमें तलबा की तादाद दर्ज करें। उनके मुताबिक ये 35 होना चाहिए था, लेकिन ये 34 हों। तलबा पहुंच चुके थे और इनमें से किसी का सुराग नहीं मिला। पता नहीं कहाँ चली गई। वो लड़की थी और उसका नाम आलिया था। वो यूनिवर्सिटी की बेहतरीन तालिबा थी। वो एक लायक तालिब इल्म और सबसे खूबसूरत थी। मैं भी बार बार घड़ी पर वक्त देख रहा था, क्योंकि सुबह के 5 बजे तक सबको अपनी अपनी बसों तक पहुंचना है। मुख्तलिफ में सवार होना चाहिए था। जंगल के अंदर से तलबा के ग्रुप वो अभी बाहर निकलकर बसों के अंदर बैठ गई थी। 5 मिनट बाकी थे और मैं सीटी बजा रहा था। ये मेरे कंधे पर बहुत बड़ा खेला जा रहा था। ये जिम्मेदारी थी क्योंकि जली तलबा निगरानी कोई आसान काम नहीं था। मेरी शदीद हालत से सब वाकिफ थे, लेकिन पता नहीं वो लड़की कहाँ चली गई थी जब 5 से 1। अगर इसका कोई सुराग ना मिले तो पहले एक बार मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ग्रुप के तलबा बस में सवार हो चुके थे। इसने कहा कि आलिया नदी की तरफ चली गई थी। इसने कहा एक तस्वीर खींचनी थी। मैं सिर्फ आप लोगों की पैरवी कर रहा हूँ। मैं गुस्से और मायूसी की हालत में हूँ। इससे पूछा कि मैं किस दरिया की तरफ गया था। किसी को मालूम हो तो बताए और मेरे साथ आए। मैं इसके साथ वहाँ पहुँच गया था, लेकिन सूरज के पास आलिया का नाम या निशान तक नहीं था। शम्में अभी तक ज़मीन पर पड़ रही थीं, इसलिए मुकम्मल अंधेरा नहीं था, लेकिन जंगल के अंदर मुकम्मल अंधेरा था और अब हमें दौस हासिल करना था और उसे ढूंढना था। मैं बार बार माथे से पसीना पहुँचता कर रहा था, लेकिन आलिया से मिलने का कोई निशान नहीं था। मेरे एक उस्ताद अहमद भी मुझे अपने साथ ले जा रहे थे। जब वो 5 से 30 तक नहीं मिली तो मैं तालिब इल्मों के सामने सर पकड़कर बैठ गया। बाकी ग्रुपों को बसों में भेज दिया गया। ये दिया क्योंकि मेरी बिल्ली हंस रही थी। मामला इतना आसान नहीं था। पहला सवाल, मैं पहली बार इस तरह करूँगा। हाल ही में 2 संगीन वाक़यात हुए, क्योंकि तलबा के छोटे मोटे मसाइल को हल करना ये मेरे बाएं हाथ का काम था। मैंने पुलिस को बताया, फ़ोन करके इत्तिला दी। अलबत्ता इहरार साहब, मुझे कहा गया कि इस वक्त पुलिस को इत्तिला ना दें। हमें इत्तिला ना दें, पहले होटल चलते हैं। चलो इसे ट्रेस करते हैं, शायद इसका सामान होटल में है और ये हो सकता है कि वो मैं चीज़ें लेने गया था। मैं उसे बल्ला रहा था, लेकिन कोई सिग्नल नहीं था और ना ही इसका फ़ोन काम करता था। मेरे हाथ मुसलसल कांप रहे थे। मेरे जूनियर उस्ताद मुझे तसल्ली दे रहे थे। मैं एक ऊंची पहाड़ी पर गया और पुलिस को बुलाया। मैंने कॉल की क्योंकि सिग्नल बिल्कुल कम था। मेरी उम्मीद नहीं आ रही थी। अब मैंने जवाब दे दिया। मैं इसे अकेला आधा नहीं पा सकता था। 1 घंटे के बाद पुलिस आई और मैं इस जंगल में चला गया। आधी रात को 13 मील की सियाही में उस्ताद की मौजूदगी में कांप रहा था। मेरा जिस्म खुद पसीने से शराबवर था। मुझे संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। सामने नजर आने की वजह से हाथ पांव फूल गए थे। आने वाला मंजर मैंने आज तक अपनी जिंदगी में देखा है। इस लड़की के आसपास पुलिस को नहीं देखा। एक दायरा बनाएं और इसका अच्छी तरह मुआयना करें। इसे देखते ही मैंने अपनी चादर उतार दी। इसे उतार कर इस पर डाल दिया क्योंकि वो नाजुक थी। पता नहीं वो किस भेड़िए में पड़ी थी जिसने उसकी हवस पूरी की थी उसे कत्ल करने के बाद, ताकि वो अपना मुंह हमेशा के लिए बंद करो। और मुझे इतना सदमा हवा कि मुजरिम का पता नहीं चल सका। मैं इतना परेशान था कि मेरी आंखों में आंसू भी नहीं थे। वो 20 साल की लड़की थी जो जा रही थी। इतनी खूबसूरत और ज़हीन लड़की। खौफनाक नतीजा देखकर मेरा जिस्म कांप गया। मैं अब भी इस पर यकीन नहीं कर सकता। हैरान हूँ कि मेरी आँखें क्या मंजर देख रही थीं।
पुलिस अब इस लड़की के गर्द चक्कर लगा चुकी है। एम्बुलेंस के सायरन दूर खड़े थे। इस लड़की की वजह से सुनाई देने लगी। पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा। मेरे जूनियर टीचर भी मेरे साथ खड़े हैं। वो अफसोस से लड़की को देख रहा था। घने जंगल में हर तरफ चाकू फैला हुआ था, गोया सब उसे बेरहमी से मारते हैं। मैं अभी तक जाने के गम की हालत में हूँ। वो मुकम्मल सदमे की हालत में थी। सोच सकता था कि ये लड़की मेरी जिम्मेदारी है। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। मैं सो रहा था। मैंने सोचा कि शायद अब वो मेरी नज़रों से बहुत दूर है। मैं सारी जिंदगी सो नहीं पाऊंगा, क्योंकि ऐसे तमाशे देखकर सो जाते हैं। सरहर लड़की के घर वालों से कहाँ से आया। लोगों को आगाह किया था, क्योंकि मुझ में उसे फ़ोन करने की हिम्मत भी नहीं थी। मैं यहाँ बैठकर ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कौन सी आफत इसके घर में तबाही मचा सकती है। यूनिवर्सिटी पहुँचता तो झूठ बोलता। हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर वहाँ मौजूद थे और उनके साथ पुलिस आई, और वो चीज़ जिसने मुझे ख्वाब में दिखाया वो पहले ही वहाँ मौजूद था। यानी पता नहीं मीडिया उनसे कैसे नाराज़ हो गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो। किसी लड़की की इज्जत इस तरह मीडिया तक पहुंचनी चाहिए, मीडिया में उजागर किया जाए, लेकिन ये पहले से मौजूद है। जैसे ही मैं वैन से बाहर निकला, कैमरे के साथ मौजूद था। ये नीचे आया और मेरा चेहरा पूरी तरह से रोशन हो गया। कैमरे की टार्चा मेरे चेहरे से टकराई तो मेरा चेहरा सफ़ेद हो गया। उसे पता ही नहीं चला। इतने सवालात पूछने से मामला बढ़ गया। पेशकश करके कर रहे थे, और इसकी वजह से मुझे डर था कि कोई मुझे इस लड़की के बारे में ज़रूर बता रहा है, कि या किसी दोस्त का इसके साथ कहीं अफेयर होगा। मौका से फ़ायदा उठाकर उसकी इज्जत लौट ली, और फिर इस मासूम बच्ची को कत्ल कर दिया गया। लेकिन मैं नहीं जानता कि अलजा ने मुझे कितना बुरा मारा। कोई इसकी हमदर्दी की तरफ मुतवज्जह नहीं हो रहा था। मैं ये नहीं कह रहा था कि वो रोशन मुस्तकबिल से था। वो ख्वाब जो आपकी आँखों की जीनत बनता है, उसके लिए आज सब ने आँखें बंद कर लीं। हादसे को तफारी साहब इहरार बना दिया गया। मेरे सामने ढाल की तरह खड़ा था, और उसने सिर्फ एक ही जवाब दिया, पुलिस इस केस को हल कर रही है जनाब इहरार। बड़े गुस्से से इन्हीं पीछे धकेल रहे थे, और वो मुझे यूनिवर्सिटी के अंदर ले गया। यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस पहुंचने के बाद आई एक औरत बुरी तरह कांप रही थी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितने ही मजबूत हैं, चाहे आप किसी भी ओहदे पर फाइज हों। अगर वो वहाँ पहुँच भी जाए तो अंदर से खुद को कमज़ोर कर लेगा। वो समझती है कि मैं भी इस वक्त मर्द के सामने हूँ। मैं अपने आप को इतना बेबस समझ रहा था कि मुझे आज आलिया के साथ रहना अच्छा नहीं लगा। मर भी जाता, कम अज़ कम इन सवालों के जवाब मुझे नहीं कहना पड़ा, क्योंकि मुझे पूरा एतमाद था। होना बहुत ज़रूरी था, वरना मेरी इज्जत ख़त्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाता है, क्योंकि ये मेरी गलती नहीं है। इस दफ्तर में मेरे अलावा इस ग्रुप में कोई नहीं था। तकरीबन 6 लड़के और लड़कियां भी इसमें मौजूद थे। उसे भी इस दफ्तर में बुलाया गया था। इसके अलावा कुछ और पुलिस एहलकार भी मौजूद थे। मैं समझ नहीं सकता था कि मैं यूनिवर्सिटी बुलाने के बजाय थाने जाएं। आपको दावत क्यों नहीं दी गई? लेकिन हमारे यूनिवर्सिटी वाले इस मामले को संभालना चाहते थे। ये चीज़ दफ्तर की 4 दीवारी के अंदर ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन मीडिया बाहर खड़ा है। जिन तक ये खबर पहुंची, एसबी मुझे उछालने पर तला हुआ था। वो मेरी तरफ मुतवज्जह हुआ और कहने लगा, तुम उस वक्त कहाँ थे जब इस लड़की के साथ ये सब हुआ? और ये एक सवाल था जिससे मैं बचना चाहता था, क्योंकि मैं खुद इस लड़की को नहीं जानता था। वो ग्रुप से कैसे गायब हुआ? सिर्फ आधे घंटे के अंदर जो कुछ भी हुआ। आलिया की सबसे अच्छी दोस्त, जो बहुत है। मेरी आँखें खौफ से भरी हुई थीं। वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली, इस आलिया के बाद हम सब 4:30 बजे इकट्ठे थे। कहा, मैं इसके हाथ में प्यासा था। इसने कहा कि बोतल खाली थी और इसके साथ एक दरिया था जिसका पानी बिल्कुल साफ है। मैं इससे हूँ, मैं तुम सब के लिए पानी लाऊंगा। रास्ते से हट जाओ, क्योंकि मैं रास्ता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये वैसे भी आधे घंटे के बाद है। हमें अपनी अपनी बसों में सवार होना है, इसलिए मैं वैसे भी जल्दी आता हूँ। मुझे एक की ज़रूरत है, नमूना भी लेना होगा जो इस नदी के करीब है। वो वहाँ से ये कहकर चली गई कि मैं ले लूँगी। इसके बाद हम 5 बजे तक इसका इंतज़ार करते, लेकिन जब डॉक्टर ने सीटियाँ बजाना शुरू कर दी, अगर हम अपनी अपनी बसों में आएंगे तो हम करेंगे। तो हम बसों की तरफ चले गए, क्योंकि हमें करना था। जानती थी कि आलिया खुद इसका रास्ता जानती है। वो आएगी, लेकिन डायरेक्टर साहब सिर्फ उसके लिए इस मामले को दबाना चाहता था, इसलिए वो ये सुनकर वो दफ्तर में मौजूद था।
सब सांप की तरह सूख गए। मैं बिल्कुल सख्त था। मैं डायरेक्टर साहब के तनाजुर में देख रहा था, क्योंकि मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं है। वो अपनी यूनिवर्सिटी की इज्जत की हिफाजत करना चाहता था। हम खुद को बचाने के लिए इस सतह तक भी झुक सकते हैं। इन्होंने कहा कि ये बात नहीं निकलेगी। क्या लड़की पर कोई जुल्म हुआ है? अगर ये बात बाहर मालूम हो जाए तो यूनिवर्सिटी तबाह हो जाएगी। हजारों तलबा, हम सिर्फ एक ही पढ़ते हैं, उनकी तमाम पढ़ाई और जिंदगी तलबा के लिए। डायरेक्टर साहब शर्त नहीं लगा सकते। मैंने सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को देखा तो ऐसा लगा जैसे वो मेरी बात समझ गए हों, क्योंकि हमारे पहुंचने से पहले डायरेक्टर और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के दरमियान बातचीत होनी चाहिए। ये ख़त्म हो चुका था और मैं इन दोनों को देख रहा था, क्योंकि डायरेक्टर ने कहा कि सब बताया जाएगा कि लड़की को कोई जानवर मारेगा। बुलाने पर भी बार बार मारा है। पीछे मत हटना और मेरा जबरा जवाब दे सकता है। ख़त्म हो गया क्योंकि लड़की के वालिदैन भी। मैं पहुंचने ही वाला था कि आप ये कैसे कह सकते हैं? डायरेक्टर साहब किसी लड़की से शादी कर सकते हैं? वो मजालिम का निशाना रहा है, सफ़ाकियत का मुजाहरा किया है। इसे इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। इस मामले में मेरी जिम्मेदारी है। डायरेक्टर ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं अंदर हूँ। वो हिल गई यहाँ तक कि इसने कहा, ठीक है, हम ऐसे ही हैं, जैसा कहोगे वैसा करोगे। सारा बोझ अपने कंधों पर उठाएगा, क्योंकि आप और सारा पूरे सफ़र के इंचार्ज थे। तुम्हारी इज्जत का सारा इल्ज़ाम तुम पर आएगा। आप तबाह हो जाएंगे। अपना असतफ़ी यहीं रख दी। अगर आप देंगे तो हम वही करेंगे जो आप कहेंगे। क्या आप इससे इत्तिफाक करते हैं? डायरेक्टर ने मुझे बताया। इसने ललकारते हुए कहा और मैं बिल्कुल खामोश रहा। हो गया। उसने कहा कि सारी ज़िंदगी उसी में गुजार दोगे। जुर्म के साथ जिंदा रहेगा कि एक लड़की जिसकी ये जिम्मेदारी आपको पहले दी गई थी, इसे मजालिम का निशाना बनाया गया और फिर आपकी सारी ज़िंदगी का काम कत्ल हो गया है। ये मसला बन जाएगा और मीडिया में आपका नाम आएगा। इज्जत इस तरह फेंक दी जाएगी जैसे ये सब कुछ है। आपने खुद डायरेक्टर के लिए ये काम किया है। ख़तरनाक बातें सुनकर मैं बिल्कुल खामोश हो जाता हूँ। वो मेरे मुस्तकबिल का नक्शा खींचने में मसरूफ़ है और मैं फ़िक्रमंद था कि मैं लड़की को इंसाफ दिलाना चाहता हूँ। मैं झुक गया क्योंकि मुझे पसीना आ रहा था और डायरेक्टर साहब मेरी तरफ देख रहे थे। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की तरफ मुस्कुरा कर आंख मारी। इसने इस बात पर थोड़ा सा सर हिलाया। थोड़ी देर बाद लड़की के वालिदैन आपस में लड़ने लगे। बाप की शक्ल दफ्तर में दाखिल हुई। मैं इसे देखकर बहुत मुतासिर हुआ। वो एक काबिल एहतराम शख्स था जिसकी बेटी के साथ ऐसा सलूक किया जाता था। बड़ा हादसा हो गया था, ना जाने उसके दिल में, लेकिन मेरे दिल में इतना किया गुजर रहा होगा। इसने मुझे तकलीफ दी कि मुझे वहाँ बैठने के लिए नहीं बनाया गया। मैं जल्दी से उठा और वॉशरूम में आ गया। इसके चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगे कि अगर ये कोई डरावना ख्वाब है तो मैं इससे बेदार हो जाऊंगा। एक तरफ जाओ, मेरी रोशनी मेरे लिए तैयार थी। जिंदगी भर कमाई गई इज्जत का दावा था, लेकिन जब मारने वाली थी तो मैंने इस मासूम को दूसरी तरफ धकेल दिया। लड़की के लिए इंसाफ हुआ। पता नहीं कौन सा फरीक गालिब आया। ये समझने से कि कौन हल्का है और कौन सा भारी, मैं नाकाम था। मेरा दिमाग मुकम्मल तौर पर शिकस्त खुर्दा था। मुझे क्या करना चाहिए? मैं जिद्दोजहद कर रहा हूँ। वो वॉशरूम से बाहर निकल आई। यूनिवर्सिटी के एक तरफ ख़वातीन का वॉशरूम था और दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी का मेल स्टाफ। दोनों वॉशरूम एक ही कतार में आमने सामने थे। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं स्टाफ रूम में हूँ। अंदर से पानी गिरने की आवाज़ आ रही है। शायद कोई वहाँ मौजूद था। ज़्यादा तवज्जो ना दी और कदम आगे बढ़ाए, लेकिन एक लम्हे के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वॉशरूम के दरवाजे के करीब ऐसा ही एक वहाँ कुछ था जिसने मुझे खौफज़दा किया। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने लड़खड़ाते कदम उठाता हूँ उठी उस दरवाजे पर गई और नीचे चली गई। इसने झुककर उसे अपनी दोनों उंगलियों से उठाया। इसे उठाया और अपनी आँखों के करीब ले गया। मैं जो पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है। ये सिर्फ यही है या मेरा वहम है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। ऐसी भयानक हकीकत और ऐसा दिल था चौंकाने वाला। ये काफ़ी था कि मैं इस चीज़ का मुजस्समा बन गया। वो बहुत कुछ इधर इधर देख रही थी। दो के साथ एक खूबसूरत कड़ा था। दिल आपस में जड़ गए। इस पर एक और लिखा था। मैं इस कड़ा को बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ। किसका कंगन मेरे हाथ में था? सरगोशी हुई तो किया वॉशरूम के अंदर थी। इस सब का जिम्मेदार वहाँ खड़ा आदमी था। ये एक सवाल था जो जंगल के बीचों बीच हुआ था।
मैं जवाब जानने के लिए बेचैन था। मैं बेचैन था कि अचानक वॉशरूम का दरवाज़ा खिला और कोई बाहर आया। मैंने जल्दी से महसूस नहीं किया। वो ब्रेसलेट अपने पीछे स्टाइल में छुपा हुआ था। सामने खड़ा नौजवान मेरी तरफ देख रहा था। वो मुस्कुराते हुए मुझे तसल्ली देते हुए कह रहे थे, मैं आपसे कह रहा था कि आप फिक्र ना करें, हम इस मामले को संभाल लेंगे। तुम इसे संभालोगे, तुम औरत हो लेकिन हम मर्द हैं। इस मामले को संभालेंगे। यूनिवर्सिटी के अंदर दफन रहेंगे। आइए उसी बात को सोशल मीडिया पर भी फैला दें। इस लड़की को वहाँ किसी जानवर ने मार डाला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी दिया गया। ये सब आएगा क्योंकि डॉक्टर भी, वो हमारे हाथ में है। मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। वो मुझे तसल्ली दे रहा था और मैं इसके सामने खड़ा था। वो मुर्दा जानवर को सख्ती से देख रही थी। मैं दुनिया का कंट्रोल खो चुका था क्योंकि वो इतना अच्छा था कि मैंने इस पर शक किया। मैं ये नहीं कर सका, लेकिन अब मेरे पास सबूत हैं। ये मेरे हाथ में था और शायद अब सारा मामला भी मेरे हाथ में है। मैं इसे सज़ा देने के लिए तैयार था। मैं इसे फांसी देकर मर जाऊंगा। मैंने दिल में सोचा, लबों पर। जब मैंने मुस्कुराते हुए सर अहमद कहा, हमारी यूनिवर्सिटी में आप जैसे असातिज़ा होंगे तो यकीनन आप हर मामले को अच्छी तरह संभालते हैं, इसलिए मुझे ज़रा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपने कंधे से तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत बड़ा बोझ उठा लिया है, वरना मुझे नहीं मालूम आप मेरे कैरियर के बारे में क्या सोच रहे थे। अगर वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराए तो दिया और कहा, फिक्र ना करो, सब ठीक है। मैंने कहा, हाँ, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है क्योंकि सब कुछ ठीक होने वाला है। ये कहकर मैं मुखालिफ सिमत चलने लगा। अब मुझे भी यही करना है जो एक कमज़ोर औरत शायद कभी नहीं करती। मैं ऐसा करती थी, लेकिन मैं कमज़ोर औरत नहीं थी। यूनिवर्सिटी के शोबा के सरबराह थे और मुझे इस दफ्तर में आलिया के लिए इंसाफ मिलना था। जाते हुए मेरे जहन में मुस्कुरा रहा हूँ। शहरों की तस्वीरें उभरती हैं और फिर डूब जाती हैं। जब मैंने उसे एक बार इसके हाथ में रखा, मैंने एक कड़ा देखा जिस पर ए लिखा हुआ था। कहा, ये कड़ा तुम्हारे लिए बहुत खास है। यही वजह है कि आप उसे हर वक्त पहनते हैं। और वो मुझ पर इतना मुस्कुराया कि मैं इसकी मुस्कुराहट के पीछे छपी मेरी। मैं इसे अच्छी तरह जानता था क्योंकि मैं भी एक था। औरत थी। जब औरत मोहब्बत में पड़ जाती है, वो चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट है और ये आपको अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए तोहफा दें, लिहाजा आप उसे हर वक्त अपने साथ रखते हैं। मैंने आलिया को मज़ीद रगड़ने की कोशिश की, इसलिए नहीं कि वो एक नौजवान लड़की थी। यकीनन इसके मुस्तकबिल के ख्वाब थे, लेकिन वो औरत भी थी और औरत का भी हक है। एक आदमी को इससे प्यार करने दो और उसे तोड़ दो। आप जो भी करें, ये ब्रेसलेट सर एहरार का है। क्या आलिया की मोहब्बत अहम थी? इसे किसने धोखा दिया, ऐसा सवाल था। मुझे जिस जवाब की अशद ज़रूरत थी वो ये था, आलिया का कातिल मुझे पहले से मालूम था और अना वो है जो उसके साथ जालिमाना सलूक करती है। हाँ, लेकिन मुझे अभी तक दूसरे सवाल का जवाब नहीं मालूम। और मैं किससे जानता था? मैं पहले जवाब जानना चाहूँगा और इसके बाद इस बदमाश को जेल की सलाखों में भेज दिया गया। मैं अपने नंबर से पीछे देखना चाहता था। आलिया की सहेली का नंबर कॉल करके बताया, मेरे दफ्तर आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मैं ये डायरेक्टर के दफ्तर में कर रहा हूँ। आलिया जाने से पहले अपने ऑफिस चली गई। मैंने अपने दोस्त को अपने दफ्तर में बुलाया क्योंकि वो इसकी बेहतरीन दोस्त थी और कोई नहीं। यहाँ तक कि एक बेहतरीन दोस्त वो नहीं है जो तुम दोस्त के राज से बेखबर हो, जो कुछ वो दिल में कहता है। दोस्त ने मेरे पैरों के नीचे से कहा। मेरे शुकूक ज़मीन खींचने के लिए काफ़ी थे। वो मेरे सामने बहुत डरी हुई थी। मैं बैठा था। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जो बयान आप मुझे देंगे वही बयान है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं उसे पुलिस को दूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे महफूज हो, लेकिन हम दोनों ने मिलकर आलिया के लिए इंसाफ किया हासिल करना पड़ेगा, वरना सरहर जैसे सफाकों को पता नहीं चलेगा हम कितनी लड़कियों को मारेंगे और मेरे अल्फाज उनकी इज्जत नीलाम कर देंगे। ये सुनकर इसकी सहेली ने कहा कि 1 साल पहले आली और सर एहरार के दरमियान मोहब्बत शुरू हो चुकी थी। सर एहरार ने ये बात किसी को नहीं बताई। इसने उसे तजवीज़ किया क्योंकि इसने कहा कि आलिया की पढ़ाई के बाद वो ज़रूर करेगी, रिश्ता भेज देंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी में तो किसी को पता चल गया तो आलिया का नाम ख़राब हो जाएगा, इसलिए वो मेरे अलावा किसी को नहीं बताया। लेकिन सर एहरार ने महसूस किया कि मैं इससे बेखबर हूँ, वरना शायद वो मुझे भी कत्ल कर देता।
आलिया आज जाने से पहले मेरे लिए कर लेती। इसके कान में सरगोशी की थी कि सर इहरार ने बताया था। मी ने आलिया को दरिया के पास बुलाया है। एक दोस्त की बात सुनकर वो एक मशहूर सहाफ़ी के पास गए। मी जानता था कि अगर मैं ये डायरेक्टर या सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को बताएं, अगर मैं आपको बताऊं तो मैं दफ्तर में इस मामले को लपेट में रखूंगा। दीगे और बचाएंगे सर इहरार भी, लेकिन मैं इस दरिंदे को सलाखों के पीछे देखने के लिए मैं ये चाहता था, उसी लिए मैंने इस सबूत को कैमरे में कैद कर लिया, सामने पेश किया और सारा सच थूक दिया। हर तरफ बात फैल गई थी कि यूनिवर्सिटी अपने तलाब के साथ एक मास्टर मी ने जुल्म किया और फिर उसे कत्ल कर दिया। जानते थे कि यूनिवर्सिटी का नाम और वक़ार बहुत नुकसान होगा, लेकिन मेरा आसपास की इस लड़की को इंसाफ मिलने से ज़्यादा ये क्यों ज़रूरी था, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो सरहर को मज़ीद पनाह मिलती और ये जैसे मुजरिमों को मज़ीद ताकतवर बनाना, और वो उसे देती है कौन जाने कितनी लड़कियों। आज सरहर जेल की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाया होगा। वो अपने बयानात के पीछे सड़ रहे थे। मी ने कहा कि आलिया बहुत मग़रूर लड़की थी। इसने मुझे कभी कम नहीं किया। इसने मुझे किसी भी वजह से अपने करीब नहीं आने दिया। मैं इससे उसी वजह से प्यार करता था। मुझे काफ़ी नहीं मिल रहा था, लिहाजा मैं इसे मारने का सोचा। आज का कातिल पकड़ा गया, लेकिन इस कहानी के ज़रिए मैं लड़की को बताऊंगा कि खुदा किसी को जानता है। महरम और अजनबी की बातों में मत पड़ो, क्योंकि ये हमारी इज़्ज़तों के मुहाफ़िज़ नहीं हैं, लेकिन हम लड़कियों की इज़्ज़त लूटने आते हैं।